Hi guys, welcome to Educity. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम स्टार्ट करेंगे द हिंदू का एनालिसिस। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस होता है यहाँ पे। बाय द एंड ऑफ योर अवर एनालिसिस आपको कुछ ऐसे से नोट्स मिल जाएंगे, मतलब ये नहीं, ये तो पढ़ना है हमें, ठीक है। ऐसे से नोट्स मिल जाते हैं आपको। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस सेशन। बट मेरे को ना कल जब मैं सेशन के बाद मुझे याद आया कि एक चीज़ हम भूल गए। तो कल हम ये पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने पढ़ा कि ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी की बात आ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ रही है। इंडिया ने ये इस्टेब्लिश किया इकोनॉमिक फोरम में, ठीक है। तो वहाँ पर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब जो वुमेन है इंडिया के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, मतलब जॉब करने लग गई हैं। 23.3% से ये इंक्रीज हुआ है 37%। 2017-18 में जहाँ 23.3% वुमेन काम कर रही थी, वहीं 2022-23 में 37% फीमेल्स आर वर्किंग। Female enrollment is higher in higher education has gone up in the last 10 years. STEM courses, STEM courses कौन से होते हैं? STEM courses बेटा जी होते हैं, STEM stand for, S stands for science, T stands for technology, E stands for engineering एंड M stands for mathematics, ठीक है ना। तो उन कोर्सेज के अंदर भी इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स कोर्सेज, शेयर ऑफ वुमेन इज अ सिग्निफिकेंट 43%, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दैट, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको रिमूव करके आगे ले जाती हूँ बिकॉज यहाँ पर तो नोट्स बनाने की जगह मुझे लग नहीं रही है। बट हाँ, इसमें से हमें नोट्स बनाने थे। मुझे ना कल ध्यान आया कि हमने इसके ऊपर नोट्स बनाए नहीं है, तो बना लेने चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट रुको, एक मिनट बस, कुछ भी कॉपी नहीं हुआ, एक मिनट रुको। हम ऐसा करते हैं, एक मिनट, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर नोट्स बना लेते हैं, या तो कल वाले उसमें चले जाइए या फिर दोबारा से बना ही लेते हैं। इंडियाज फीमेल लिखेंगे, इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स, इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि इंडिया की जो फीमेल हैं उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। कितना हो गए? 23.3% वुमेन जहां काम कर रही थी 17-18 में, वहां अब 37% वुमेन जो हैं इन 2022-23 बाहर जाकर काम करने लग गई हैं। दे आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, जॉब करने लग गई हैं अकॉर्डिंग टू द ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द annual periodic labor force सर्वे, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस सर्वे के अकॉर्डिंग हम 37% इंडियन वुमेन जो है वो लेबर फोर्स में काम कर रही हैं। अब यहाँ पे स्टेम की फुल फॉर्म पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये PYQ है, पूछ लिया जाता है। स्टेम कोर्सेज बोला जाता है। स्टेम स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड्स फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा PYQ इससे आते हैं। और हायर एजुकेशन में भी जो वुमेन की मतलब इनरोलमेंट रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, 28% बढ़ गए हैं। तो ये दो जो पॉइंटर्स हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता था, तो मैंने ये लिखवा दिया क्योंकि मैं मतलब कल नहीं हो पाया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 14 फरवरी का एनालिसिस। तो ये कन्नड़ वाला जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्नाटका के अंदर जो है लोग कह रहे हैं कि द कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल वॉज टेबल्ड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, जब एक बिल क्या होता है? प्रपोजल कि ऐसा सा लॉ होना चाहिए। तो एक बिल है वो लॉ कैसे बनता है? कभी सोचा आपने? एक बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है, वो जर्नी क्या तय करता है? ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो कॉन्सेप्ट है तो लिख भी सकते हो। तो बिल जो है वो प्रपोजल होता है कि भाई ऐसा सा होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, वोटिंग होती है, ठीक है। इवेंचुअली वो पास हो जाता है और फिर वो गवर्नर के पास पहुंचता है स्टेट के अंदर, ठीक है ना। अब ये डिस्कशन और जो पास होता है कहाँ पर होती है डिस्कशन? लेजिस्लेचर में होती है, स्टेट लेजिस्लेचर में होती है। तो जो लेजिस्लेचर टर्म है, इसका मतलब क्या है? लेजिस्लेचर टर्म का मतलब है लॉ मेकिंग अथॉरिटी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है ना। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाता है, यहाँ
यहाँ पर कौन बैठे हैं, यहाँ पे वही एमएलए बैठे हैं, वो लोग जो तुमने चुने हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ये, ठीक है। और डिस्कशन होता है, पास होता है, गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर एसेंट देता है, मतलब अप्रूवल देता है बिल को, एंड फिर वो लॉ बनता है। तो ये जर्नी होती है बिल से लॉ तक की, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रपोजल आया है कि कन्नड़ 60% ऑफ नेम ऑफ टू डिस्प्ले नेम बोर्ड्स विद 60% ऑफ टेक्स्ट इन कन्नड़, कहाँ पे, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर कर्नाटका, बिल इन कर्नाटका टेबल्ड, पास वगैरह नहीं हुआ, अभी लेकर आया कर्नाटका, टेबल्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेस establishments in Karnataka to display name boards with 60% of text in कन्नड़। मतलब जो दुकानों पे, जो बाहर शॉप्स के जो बोर्ड्स लगे होते हैं, उसके अंदर 60% जो टेक्स्ट होना चाहिए वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ में होना चाहिए। ये बिल कहाँ पर बात हो रही है, ये कर्नाटका के अंदर बात हो रही है। इस पे हमने पहले भी बात किया था, ठीक है ना। चाहे वो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो लेबोरेटरीज हैं, चाहे वो होटल्स हैं, ये कन्नड़ में यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है जी। कहाँ पर हो रहा है ये चीज, कहाँ पर बिल लेकर आया अभी, कर्नाटका में, कौन सी लैंग्वेज में, कन्नड़ में, ठीक है ना। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के जो नेम बोर्ड्स हैं वो 60% किस में होने चाहिए, कन्नड़ में। ये बिल अभी आया है, अप्रूव नहीं हुआ। कल हमने ये रिपीटेशन न्यूज है कतर की, हमने पढ़ा था कि कतर में हमारे नेवी ऑफिशियल्स जो थे, फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स जो थे, उनके ऊपर एस्पिनेज का चार्ज लगा था, ठीक है ना। अब वो जो है इंडिया वापस आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये स्टोरी एक बार दोबारा से मैं आपको बनवा ही देती हूँ, बोर्ड ही बनवा देती हूँ पूरा। कतर नेवी ऑफिशियल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ था, तो बेसिकली इंडियन नेवी ऑफिशियल्स जो हैं वो कतर में काम करने गए, इंडियन नेवी ऑफिशियल्स, ठीक है ना। ये रिटायर्ड ऑफिशियल्स थे, मतलब रिटायरमेंट ले ली थी इन्होंने नेवी से, ठीक है। अब रिटायर्ड ऑफिशियल्स थे, वहां पर काम कर रहे थे, वर्किंग ट्रेनिंग कतरी सोल्जर्स, ट्रेनिंग कतरी नेवी को ट्रेन कर रहे थे, वहां पे जूनियर्स को ट्रेन कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोर्सेस लिख सकते हो आप, ट्रेनिंग कतरी फोर्सेस को ट्रेन कर रहे थे लोग, ठीक है ना। अब ट्रेनिंग दे रहे थे ये लोग, नॉर्मल जूनियर ऑफिसर्स को ही ट्रेन कर रहे थे, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। इनके ऊपर लग गया इल्जाम, लग गया इनके ऊपर एलिगेशन लगी, इल्जाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिगेशन लगी। किस चीज की एलिगेशन लगी, इनके ऊपर एलिगेशन लगी कि इन्होंने एस्पियनेज किया है। अब एस्पियनेज क्या होता है, एस्पियनेज कि किसी कंट्री की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, एस्पिनेज क्या होता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है किसी कंट्री के निकाल करके दूसरी कंट्री को भेज दी। तो यहाँ पर इल्जाम लगा इनके ऊपर कि यहाँ पर जो कतर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है ना, जो कतर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी वो इन्होंने इजराइल को दी है, ठीक है ना। तो ये एस्पिनेज हो गया, तो इनको जेल में डाल दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या कर लिया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना, अरेस्ट कर लिया गया। और इनको अरेस्ट करने के बाद डेथ पेनल्टी दे दी कि भैया मार दिया जाएगा इनको, ठीक है ना, हैंग कर दिया जाएगा। और वो डेथ पेनल्टी को कम्यूट किया नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में कि नहीं, जेल में रखे जाएंगे, ठीक है ना। अब ये इंडिया वापस आ गए, अब ये इंडिया वापस आ गया। अब देखो आगे क्या होता है, ज्यादा डिटेल्स नहीं है, इतनी ही डिटेल्स हैं। अब ये इंडिया हैव कम बैक टू इंडिया, ठीक है ना, इतना पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, कितने ऑफिशियल्स, 8, कौन सी कंट्री, कतर, कौन से क्या थे, नेवी ऑफिशियल्स थे, फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स, क्या चार्ज था एस्पिनेज का, कौन सी कंट्री को भेजी थी इंफॉर्मेशन, कह रहे हैं इजराइल को, ठीक है ना। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं ये बन सकते हैं। ये हमने कल भी किया था, आज भी रिपीट कर लिया, स्टोरी आपको याद हो जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव जो है वो दिया गया है। ये हम पहले भी लिख चुके हैं, बट एक बार दोबारा लिख लेते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस मतलब पहले जो हुआ करते थे, अभी नहीं है, पहले हुआ करते थे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, रंजन गोगोई, रंजन गोगोई received
Assam's highest civilian award, असम वैभव और सिविलियन लिखना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन असम वैभव किसको मिला इस साल? रंजन गोगोई को मिला। रंजन गोगोई क्या रह चुके हैं? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है जी। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई गए हुए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कौन है? शेख मोहम्मद बिन जैयद अल ठीक है जी। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब मोदी जी वहाँ क्या करने गए हैं? ठीक है, वहाँ पर हिंदू टेम्पल जो है उसकी इनॉग्रेशन करने गए हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्पल की इनॉग्रेशन करने वाले हैं और एक मेगा इवेंट था वो अटेंड करेंगे, और वहाँ पर 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने वाली है इन दुबई। उसमें दीज इंक्लूड पीएम गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर। ये जो मंदिर की डिटेल्स हैं ये मैं लिखवा देती हूँ अभी आपको। गेस्ट ऑफ ऑनर एट 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई, ठीक है ना। तो ये भी अटेंड करी उन्होंने। ये दो हो गए हमारे। उसके बाद आगे मिस्टर मोदी ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू किक ऑफ भारत मार्ट, अ की इनिशिएटिव ऑफ दुबई बेस्ड डीपी वर्ल्ड एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडिंग देम रिटेल वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे भारत मार्ट, ठीक है ना। भारत मार्ट, ये बहुत सारे मार्ट्स जो हैं वो फेमस होते हैं, आपके एरिया में भी होगा कोई ना कोई मार्ट। ये क्या है? अ की इनिशिएटिव एन इनिशिएटिव ऑफ दुबई बेस्ड डीपी वर्ल्ड एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देखो यार, ट्रेड की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही इन्वॉल्व होगी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, अब ये जो है ये इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है ना, भारत मार्ट के अंदर। और इसमें होगा क्या, क्या कर रहे हैं? बूस्ट टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल ठीक है ना, बाय प्रोवाइडिंग देम, मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको उनमें एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? दे विल बी सेंडिंग देयर प्रोडक्ट्स बाहर, ठीक है ना, सेंडिंग प्रोडक्ट्स आउटसाइड द कंट्री। लिख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाती है तो। एमएसएमई क्या है? जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, मतलब अच्छी खासी काम कर रही हैं, बट हाँ छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना जो सामान है वो भेज पाएंगी। और उनकी वहाँ पर हेल्प कैसे होगी? यूए के अंदर उनको वेयर हाउसिंग, प्रोवाइडिंग देम रिटेल वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स। अब आपको कोई चीज़ बेचनी है तो वहाँ पर आपको कोई रखने की जगह चाहिए, आपको कोई ले जाए, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पर भारत मार्ट के अंदर, यूएई के अंदर प्रोवाइड करी जाएंगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। किसके बीच में है ये? इंडिया और दुबई के बीच में है। ये सिस्टम जो बिठाया गया है किसके बीच में बिठाया गया है? इंडिया और दुबई के बीच में बिठाया गया है, ठीक है ना। द भारत मार्ट प्रोजेक्ट कम्स ऑन द हील्स ऑफ द एम्बिशियस इंडिया यूएई। तो इंडिया, ये कौन सा जो इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है ना, उसके अंदर ये करी गई है। तो ये अब सेकंड पॉइंट यहाँ से उठाएंगे हम। भारत मार्ट प्रोजेक्ट कम्स ऑन द अंडर इंडिया यूएई comprehensive economic partnership
अग्रीमेंट, ठीक है ना, जो साइन किया था, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया और यूएई के बीच में साइन हो रखा है, उसके अंडर ये जो अग्रीमेंट है ये किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज करेगा, तो इंडिया की जो इनकम है ऑब्वियसली वो बढ़ेगी, ठीक है ना। इंडिया के बिजनेसमैन को जो है, वुमेन को, बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये है। उसके बाद हाँ, ये वाली न्यूज़ हो गई। अब हम चलेंगे तो तमिलनाडु के अंदर एक ऑर्डर आया है जिसके अंदर कहा गया है कि ग्रेजिंग क्या होती है, जो कैटल्स हैं, काओ, बफलो जो होते हैं, ये ग्रास खाती है तो ग्रेजिंग कहते हैं। जो कैटल्स ग्रास खाते हैं उसको ग्रेजिंग कहते हैं। गोट जो है ये सब ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रेजिंग इन्होंने बंद कर दी है तमिलनाडु वालों में, तो ये पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहाँ पर बंद हुई है ये मैं, तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट, यहाँ पर कैटल ग्रेजर्स कैन नो लॉन्गर ग्रेज इन थंडाई प्रयार सैंक्चुरी। बरगुर कैटल, अ ट्रेडिशनल ब्रीड नेटिव to the Bargur forest hill, may now be prevented from accessing their traditional grazing grounds. अब ये हम नोट करेंगे, कैटल ग्रेजर्स, कैटल ग्रेजर्स, कैटल ग्रेजर्स कौन होते हैं, जो वो काउ बफलो के साथ डंडा लेके नहीं चल रहे होते, वो कैन नो लॉन्गर ग्रेज इन, ठीक है ना, कैन नो लॉन्गर ग्रेज इन द थंथाई परियार सैंक्चुरी। तो थंथाई परियार सैंक्चुरी जो है वो कहाँ पर है, सैंक्चुरी इन तमिलनाडु, ठीक है ना। तो यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। इन मार्च 2022 मद्रास हाई कोर्ट रिवाइज एन order imposing a total ban on cattle grazing in all forests of Tamil Nadu and restricting the ban to the national parks, sanctuaries and tiger reserves. Tamil Nadu is the only state in the country where there is such a ban. तो यहाँ पर 2022 में मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर इम्पोजिंग अ टोटल बैन ऑन ग्रेजिंग ऑन ऑल फॉरेस्ट ऑफ तमिलनाडु रिस्ट्रिक्टेड द बैन टू नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, टाइगर रिजर्व। मतलब यहाँ पर इन्होंने बैन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तमिलनाडु के अंदर। मद्रास हाईकोर्ट इन 2022 रिवाइज्ड एन ऑर्डर imposing a total ban on cattle grazing in all forests of Tamil Nadu. Restricted, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर किया था तमिलनाडु वालों ने कि सारे ही फॉरेस्ट में जो है ग्रेजिंग बैंड है, ठीक है ना। बट उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्टेड बैन टू, उन्होंने कहा कि नहीं आप ठीक है बाकी जगह जा सकते हो, बट नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है, सैंक्चुरीज हो गई और टाइगर रिजर्व्स हो गए। बट एक बात है, आई डोंट नो कि ये लोकली कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है, बट अगर आप इनके फॉरेस्ट विजिट करोगे तमिलनाडु वालों के तो वो इंटैक्ट पड़े हैं। यस, दे आर इंटैक्ट, ठीक है। तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर देयर इज सच अ बैन। तमिलनाडु, ये भी लिखेंगे, तमिलनाडु only state in the country to have such a ban, ठीक है ना, वहां पर ही ऐसा एक बैन लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि थंथाई परियार सैंक्चुरी जो है कहाँ पर है, ठीक है ना, क्या बैन लगा हुआ है वहां पर, ठीक है ना। ये वाला बैन लगा हुआ है कि फॉरेस्ट की, नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, टाइगर रिजर्व में क्या नहीं अलाउड, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है। और तमिलनाडु एक इकलौती ऐसी स्टेट है इंडिया के अंदर जहां पर ऐसा जो बैन है वो लगा हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे। दो ओनली 5 IITs were established in the 1950 and early 1916. 4 had a foreign collaborator, ठीक है। तो यहाँ पे IITs जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हैं उनके फॉरेन कोलैबोरेटर्स थे। IIT बॉम्बे सोवियत यूनियन था, मतलब रशिया, IIT मद्रास जर्मनी, IIT कानपुर यूनाइटेड स्टेट्स, IIT दिल्ली का यूनाइटेड किंगडम। करंटली देयर आर 23 IITs। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ है। करंटली देयर आर 23 IITs। कितने IITs हैं, 23 IITs हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ है, दिस इज अ PYQ, ठीक है ना। IIT जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है मेनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोबारा से स्टेम आ गया, मैंने पढ़ाया था नहीं आज तुम्हें स्टेम की फुल फॉर्म, ये भी PYQ है, स्टेम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
वो कह रहे हैं अ क्लॉज इन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि पक्का नहीं हुआ, अभी डिस्कशन हो रही है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हो रहा है इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में, ठीक है, कुड डिले असेस टू अफोर्डेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख ले रहे क्लॉज इन ड्राफ्ट फ्री, इन ड्राफ्ट ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट being negotiated between India and European Free Trade Association EFTA, ठीक है ना, फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा के बीच में जो साइन हो रहा है उसके अंदर क्या क्लॉज है, उसके अंदर क्लॉज है सबसे पहले तो एफ्टा किसके बीच में है, एफ्टा इज स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिचेनस्टेन एंड नॉर्वे, ठीक है ना, इनकी ये कंट्रीज इन्वॉल्व है इसके अंदर। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में हम कहते चलो हम तुम्हारी इस चीज़ पे टैक्स नहीं लगाएंगे, वो कहते चलो हम उस पर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर जो क्लॉज है वो क्या है, कुड डिले असेस टू अफोर्डेबल जेनरिक वर्जन्स ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स in India by a minimum of 6 years। अब ये क्या है, अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि बेटा जी जेनरिक वर्जन क्या होते हैं, अफोर्डेबल जेनरिक वर्जन्स ऑफ मेडिसिन क्या होते हैं। तो ये मेडिसिन होती हैं, ठीक है ना, मेडिसिन होती हैं, जेनरिक मेडिसिन क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं। अब देखिए मेडिसिन जो बनती है ये नोट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट नोट करना है तो साइड पे पेंसिल से नोट कर सकते हो। अब क्या है, किसी XYZ कंपनी ने उस पर रिसर्च करी, साइंटिस्ट बिठाए कि भैया देखो ढूंढो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बिठाए, उन सब ने काम किया तो एक मेडिसिन बन गई, ठीक है ना, मेडिसिन बन गई, ठीक है। अब इस मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ, ठीक है, अब इसको कॉपीराइट दे देंगे, ठीक है ना, कॉपीराइट दे देंगे, जिसको टर्म यूज़ करी जाती है, इसकी लीगल टर्म है पेटेंट, मेडिसिन पे पेटेंट मिल जाएगा। अगर हम सादा भाषा में बोले तो कॉपीराइट मिल गया मेडिसिन पे, मतलब कि ये मेडिसिन नो वन कैन कॉपी विदाउट XYZ की परमिशन से। तो XYZ अगर किसी को बोलेगा हाँ तुम कॉपी कर सकते हो, वो लाइसेंस देगा तब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्या ये ताउम्र ऐसा होता है, नहीं, इट इज़ फॉर सम टाइम, फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये कुछ ईयर्स के लिए होता है कि पेटेंट मिलता है कि कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता। अब जब पेटेंट ओवर हो जाता है, ठीक है ना, जब वो ड्यूरेशन ओवर हो जाती है तो बनती है जेनरिक मेडिसिन, और जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, जेनरिक मेडिसिन कॉपी होती है, कॉपी ऑफ ओरिजिनल मेडिसिन। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, देखिए इसके सॉल्ट वगैरह जो मेडिसिन बनती है वो बिल्कुल सेम ही बनती है, ठीक है ना, बट ये क्या होती है, अफोर्डेबल होती है, ये अफोर्डेबल होती है, सस्ती होती है ये जेनरिक मेडिसिन, जो कि ओरिजिनल मेडिसिन जो होती है, जो जिस कंपनी ने पहले बनाई थी वो वाली जो मेडिसिन होती है वो महंगी होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हर मेडिसिन का जो है सस्ता वर्जन आ जाता है, वो क्यों, क्योंकि उस पर कॉपीराइट ख़त्म हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में एक क्लॉज ऐसा भी है जिसमें कहा जा रहा है कि अफोर्डेबल जेनरिक वर्जन जो होते हैं पेटेंटेड ड्रग्स के, मतलब जो मेडिसिन पे जिन पे कॉपीराइट होता है, वो बेटा जी कितने ईयर से डिले में आएगी, 6 ईयर्स की डिले के बाद आएगी। कितने सालों की डिले के बाद आएगी, 6 साल की डिले के बाद आएगी। क्या ये पक्का हो चुका है, नहीं, दिस इज ड्राफ्ट, ये पक्का भी नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ इसमें यही अभी हम पढ़ेंगे, अब कुछ और डिटेल्स आएंगी तब और पढ़ लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद रिकॉलिंग हिज फर्स्ट विजिट टू द यूएई, 2015 में इनकी फर्स्ट विजिट हुई थी, ठीक है, और ही वॉज फॉर्चुनेट, हाँ यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को ही सेड ही वॉज फॉर्चुनेट टू हैविंग बेस्टोड द प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ ज़ैन इन 2019, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द यूएई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएम मोदी रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ ज़ैद in 2019, the highest civilian award of the UAE,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये अवार्ड इनको 2019 में मिला था। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? तो 2019 का है, बट अभी भी तो ये न्यूज़ में आया हुआ है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। उनको 2023 में भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। तो प्लीज़ इंश्योर कि अगर आप 2024 मिड तक के पेपर दे रहे हो, मतलब जून 2024 तक आपका पेपर है, करंट अफेयर्स आपको वो कवर करेंगे। इजिप्ट से इनको अवार्ड मिला था, ग्रीस से भी मिला था। तो ये अवार्ड्स पीएम के आपको याद रखने हैं, ठीक है। The Indira Gandhi Award for Best Debut Film of a Director and the Nargis Dutt Award for the Best Feature Film on National Integration, which are part of National Film Awards, have been renamed on the recommendation of the Committee of Rationalization of Film Awards. तो यहाँ पे लिखेंगे renaming of awards by on recommendation of award on recommendation of Committee for Rationalization of Film Awards. ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रीनेमिंग ऑफ अवार्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीनेमिंग कर दी, कौन कौन से अवार्ड की रीनेमिंग कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अवार्ड की रीनेमिंग करी, जो पुराना नाम था, यहाँ पे ओल्ड लिख लेते हैं एक साइड और एक साइड नया लिख लेते हैं। ओल्ड नाम क्या है? इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है ना। और दूसरा किसका नाम चेंज किया? नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्या नाम रखा गया है? अब इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर नरगिस, which a part of National Film Fair Awards have been renamed. The cash that goes with prize this. The award will get in the report. हाँ, ये नाम नहीं बताया क्या रखा है? टू बी द कमिटी रिकमेंडेड, यहाँ पे बताया हुआ है नाम। हाँ, अब हमें इतना सारा जुगाड़ उठा के लेके जाना पड़ेगा। बताओ, कोई बात बनती है? ले जाते हैं कॉपी। अरे भैया तुम यहाँ पे बैठो, हम तुमको नहीं लेके जा रहे हैं। तो पहले तो अवार्ड्स के नाम जो चेंज हुआ वो यहाँ पे ये। अरे तुम तो टिक गए, इससे कैसे टिक गए? सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा कम ही यूज़ करना आता है अभी। ये क्या हुआ? क्या यार, दोबारा लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या अवार्ड इनका नाम हो गया? बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, रीनेम्ड एज बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है ना। और नरगिस दत्त अवार्ड का नाम लिखा बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज, बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट एंड क्लब्ड एंड इन्वायरमेंट, ये दो अवार्ड्स जो थे वो क्लब करके अब ये कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन रीनेम्ड बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल इन्वायरमेंट वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये हमारा नाम है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आज ना स्मूथ नहीं हो रहा है हमारा सेशन, है ना। चलो अब थोड़ा पंप अप करती हूँ मैं अपने आप को, अब स्मूथ होगा, ठीक है, स्मूथ होगा। ये जो नाम है, मतलब यहाँ पर क्लब कर दिए हैं यहाँ पर अवार्ड्स के नाम। तो अब जो अवार्ड है वो ये है, नाम क्या नाम है? बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो मतलब यहाँ पे जो इंदिरा गांधी अवार्ड बेस्ट डेब्यूट वाला था उसका नाम ये रख दिया, और नरगिस दत्त का अवार्ड जो अवार्ड का नाम हुआ था वो ये रख दिया। जब खेल रत्न का नाम चेंज हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा पेपर्स में आया था, तो ये PYQ ही लगा के चलिए। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे अवार्ड्स का नाम चेंज हुआ है। द बेस्ट एक्टर अवार्ड हैज़ बीन रीनेम बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस टू बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, ये सारे नाम चेंज हुए हैं। बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये दो नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइटल में ये निकला हुआ है। और यहाँ पे
इंदिरा गांधी जी का जो नाम है वो रिमूव किया गया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एक तरह से। तो यहाँ पे वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे अगर कोई CUT PG या UG वाला है वो इसको ज़रूर नोट करे, बाकी सब थोड़ा इग्नोर कर दें तो कर दें, बट ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? आज वैलेंटाइंस डे है, तुम सबको तो याद ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैलेंटाइन डे से पहले एक दिन पहले जो होता है ये वर्ल्ड रेडियो डे होता है। तो ना एक ज़माना ऐसा होता था कि फ़ोन नहीं होते थे, और मतलब तब ना बहुत ही सस्ता ज़माना होता है। सस्ता यह प्यार बताने का तरीका कुछ और होता था। जैसे जो मेरी मम्मा होती थी, उनको मेरे को बर्थडे विश करना होता था वो रेडियो के थ्रू करते थे। ऐसे नहीं हम रहते कि घर में थे, बट तब ज़माना ऐसा होता था, रेडियो सुनते थे। तो वो रेडियो पे गाना ऑल इंडिया रेडियो पे फ़ोन करते थे और फिर गाना विश करते थे, और मतलब बर्थडे विश करते थे वो लोग, और फिर एक गाना चलता था। मेरी मम्मा मुझे मेरे घर आई एक नन्ही परी जो थी वो गाना डेडिकेट करती होती। तो उस स्टोरी से याद कर लीजिए कि प्यार जो था पहले रेडियो के थ्रू बताया जाता था। तो ऐसे ही किसी आशिक ने 14 फेब से पहले 13 फरवरी को अपनी आशिकी जताई थी, 13 फरवरी को, ठीक है ना। तो एक दिन पहले वैलेंटाइन है। आई नो बहुत ही अजीब स्टोरी है, बट हाँ याद रह जाएगा तुम्हें। मेरी रेडियो की यही मेमोरी है कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बर्थडे विश करने का तरीका, और फिर उसको रिकॉर्ड करते थे। तब कैसेट आती होती थी, कैसेट में रिकॉर्ड करते थे। या वो कैसेट अभी भी है मेरे पास, हाँ मैंने संभाल के रखी हुई है। रशिया डिक्लेयर्ड एस्टोनियन लीडर काजा कल्लास and other European officials as wanted on Tuesday over their alleged involvement in destruction of Soviet-era war memorials. The monuments had long been controversial in Estonia, Latvia, and Lithuania, and seen by many as symbol of their time under Soviet occupation. तो अब सोवियत ऑक्यूपेशन क्या है? देखिए, एक टाइम था कि रशिया के अंडर ये सारी आती थी, रशिया मतलब यूनियन हुआ करता था पूरा, ठीक है ना। तो उस टाइम के जो वॉर मेमोरियल्स थे वो एस्टोनिया ने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो रशिया इस पर गुस्सा हो गया, तो रशिया ने क्या डिक्लेयर किया? तो रशिया डिक्लेयर्ड एस्टोनियन लीडर काजल से याद कर लो, काजा खल्लास गाना भी होता था एक, खल्लास मैंने सुना हुआ आई थिंक। एंड अदर यूरोपियन ऑफिशियल्स एज वांटेड। क्यों भाई, क्यों वांटेड? alleged involvement in destruction of in ये क्या हो रहा है? in destruction of Soviet era war memorials। तो जो सोवियत एरा वॉर मेमोरियल्स थे उनकी डिस्ट्रक्शन करी इन लोगों ने, ठीक है ना। सोवियत एरा वॉर मेमोरियल्स की डिस्ट्रक्शन करी है, तो इसलिए, ठीक है ना, ये सब उनके नीचे आया करते थे, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। तो इसलिए वो कहते हैं हमें नहीं रखने, सोवियत एरा की निशानी निकाल दो। जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, तुम कहते हो ना सब कुछ फेंक देंगे मुझसे रिलेटेड, वैसे ही भी कहते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान, देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट है नगोर्नो काराबाख को लेकर। तो नगोर्नो काराबाख किसके बीच की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन किसके बीच की है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन, ये याद रखना है, डिस्प्यूट बिटवीन, मेरी सांस सुनाई दे रही है, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। Opening fire in border, kill 4 soldiers, Russia urging restraint। हाँ यही है, तुम्हें बस यही याद रखना है कि नगोर्नो काराबाख जो है वो डिस्प्यूट किसके बीच में? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, ठीक है ना। ये वैसे अजरबैजान का ही था, और अजरबैजान ने कैप्चर भी कर लिया था आर्मेनिया से कुछ महीने पहले 2023 में, ठीक है ना। तो अभी राइट नाउ अजरबैजान के पास है, पहले आर्मेनिया के पास हुआ करता था। अब उसके बाद बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर सरकार बन गई है। पाकिस्तान लीडिंग पार्टीज माइनस जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंस दैट दे विल ट्राई टू फॉर्म अ कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है ना। और इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो देखते हैं जब हो जाएगा तभी नोट करेंगे, अभी नोट करवा दिया फिर तुम्हें होगा कि नहीं अभी पक्का नहीं हुआ है। ऑफिशियल्स फ्रॉम द US, इजिप्ट, इसराइल, कतर वर मीटिंग इन कायरो, ठीक है ना।
कायरो में मिले। ट्रूस, ट्रूस मतलब लड़ाई को रोक देना, ठीक है ना। गाजा में लड़ाई चल रही है, ये स्टोरी तो पता है। हमास ने इजराइल पे डिशुम डिशुम कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है ना। हमास ने अटैक करा इजराइल पे, इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी हमास पे। हमास किस एरिया पे रूल करता है? गाजा पे रूल करता है। तो अब इजराइल गाजा में अटैक कर रहा है, बहुत बुरी तरह से अटैक कर रहा है। तो अब वहाँ पे ट्रूस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएसए, इजिप्ट, आपको याद रखना है कंट्रीज के नाम कौन कौन। यूएसए, इजिप्ट, इजराइल एंड कतर मीटिंग इन कायरो to agree a truce in Gaza, मतलब लड़ाई रोक देना, to stop fighting। truce मतलब stop fighting, truce मतलब stop fighting, ठीक है ना, stop fighting। आगे चलेंगे। इंडियाज ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर एंड फॉर्मर कैप्टन दत्ताजी राव गायकवाड़ पास्ट अवे। तो ये लिखेंगे इंडियाज ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर एंड फॉर्मर कैप्टन। तो आपको बस यही पूछा जाएगा कि ये ही रिसेंटली डाइड, ठीक है, ये कौन सी गेम से रिलेटेड है। तो आपको बताना चाहिए दत्ताजी राव गायकवाड़, ठीक है ना। इससे पहले कि हम दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करें, हम बात करेंगे www.loggery.in के बारे में। तो वहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए वहाँ पर 1 शॉट लेक्चर्स मिल रहे हैं। अगर आपके किसी भी मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत आ रही है करंट अफेयर्स के अंदर, चाहे वो रिविजन में हो चाहे पढ़ने में हो, तो आपको 1 शॉट्स लगा लेने चाहिए। ये मई 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक के अवेलेबल हैं, फरवरी के भी आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास MCQs अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स के, ये जो अवेलेबल है ये जनवरी 2024 के अवेलेबल हैं। कौन कौन कह रहा है कि फरवरी के टेस्ट भी डाल दो, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। देखो जो प्रैक्टिस MCQ सॉल्व करने से होगी वो बहुत ही उम्दा प्रैक्टिस होगी। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट आवर MCQs इज कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा सोर्सेज भी आपके कवर करवा रहे हैं MCQs में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉक टेस्ट हैं। वी हैव मॉक टेस्ट फॉर स्लैट, MSCD 3 ईयर एंड 5 ईयर एंड CUT PG के भी मॉक टेस्ट हमारे पास हैं। ये सब कुछ आपको loggery.in पर मिलने वाला है। बहुत जल्द CUT UG के भी मॉक टेस्ट आ जाएंगे। और बहुत बच्चे जामिया के PU के पूछ रहे हैं, वो तो आएंगे। CUT UG के भी मॉक टेस्ट जिसके अंदर इंग्लिश जनरल टेस्ट तो आएगा ही आएगा। लीगल अगर आप चाहते हैं कि कवर करें, पॉलिटिकल साइंस अगर आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं, दिस वी हैव रेड। एंड इसके बाद हम कवर करेंगे, मतलब रुक जाओ ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम कवर करेंगे अपनी मंडे की थोड़ी सी न्यूज़। तो इस बार बजट में अनाउंस किया गया था कि जितने भी आशा वर्कर्स हैं, दैट इज़ अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं एंड हेल्पर्स इन द आयुष्मान भारत, उनको आयुष्मान भारत फ्री पब्लिक हेल्थ कवर स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा। तो उसमें अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो ये हम लिख लेते हैं, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, दैट इज आशास and Anganwadi workers and helpers included in Ayushman Bharat free public health कवर स्कीम, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए आयुष्मान भारत फ्री पब्लिक हेल्थ कवर स्कीम क्या है, जिसमें 5 लाख तक का मेडिकल कवर मिलता है हर एक फैमिली को। मतलब अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो गया तो 5 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं, दे आर कवर्ड। तो उन्होंने अप्लाई किया, उसका न्यूज़ है। द वाइट पेपर ऑन द इकॉनमी। अब देखिए 17th लोकसभा का जो सेशन है इट हैज़ कम टू एन एंड। अब जो है इलेक्शंस होंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि 17th लोकसभा थी जो ख़त्म हुई है, ठीक है ना।
क्या थी, 17th लोकसभा थी जो खत्म हुई है। इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इसमें आपको कोई वो नहीं करना है, यू डोंट हैव टू कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पर वाइट पेपर लेकर आया गया जिसमें बताया गया कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर 14 तक, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स हुए, बहुत ज़्यादा करप्शन हुई, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ और ₹44 करोड़ मिस अप्रोप्रिएशन केस इन जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट बोर्ड भी हुई। तो मतलब यहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं कि वो जो एरा था इट वॉज फुल ऑफ करप्शन, पैसे खाने वाला एरा बताया उन्होंने। ठीक है, इसमें नोट कुछ भी नहीं करना है पर आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको कहा था कि हम यूएई का जो टेम्पल है जो इनॉग्रेट करने गए हैं प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज शेड्यूल टू पे एन ऑफिशियल विजिट टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विच विल इंक्लूड इनॉग्रेशन ऑफ अ टेम्पल बिल्ड बाय बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था इन अबू धाबी। तो अक्षरधाम टेम्पल टाइप मुझे लग रहा है कि वहां पर आया है, तो ये लिख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू विजिट यूएई एंड इनॉग्रेट, वैसे तो हो चुका है, इनॉग्रेटेड आना चाहिए, इनॉग्रेट टेम्पल बिल्ड बाय, किसने बिल्ड किया टेम्पल, ध्यान से लिखेंगे इसको, बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। कहाँ पर आया है ये, इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बाप्स बोला जा रहा है, बाप्स टेम्पल बोला जा रहा है इन अबू धाबी। कहाँ पर आया है, अबू धाबी में आया है। और जो लैंड इसका था, लैंड डोनेटेड बाय यूएई, सेकंड टेम्पल इन यूएई, सेकंड बिग टेम्पल। फर्स्ट कहाँ पर आया था, दुबई में आया था ऐसा ही टेम्पल। ठीक है ना। और ये तो हमने नोट कर लिया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई वहाँ पर और वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर थे पीएम हमारे। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो ये कल कवर करते हैं। देखिए ऐसे ही करते हैं, हमारी मंडे की जो न्यूज़ है वो कवर हो जाती है। ठीक है ना। तो कल मिलेंगे 6 PM पर मिलेंगे। ठीक है ना। एंड यस ऐसे ही अब हम ट्यूसडे से लेकर संडे तक मिलेंगे। मंडे को हॉलीडे होती है। किस किस ने रिविजन करी थी अच्छे बच्चे बन के, ये बता देना कॉमेंट्स में। आपको सेशन कैसा लगा ये भी बता देना इन द कॉमेंट सेक्शन। लाइक कर देना सेशन को, शेयर कर देना। एंड ऑल्सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जो ये डेली नोट्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ₹100 में अवेलेबल है, आप ये भी बाय कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे कल 6 बजे। बाय।